हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने आईआईटी नीट की और 12th क्लास की एक सीरीज शुरू की हुई है। अब हम इस समय आप देख रहे होंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर के एंड में चल रहे हैं। हम पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर को लगभग 10 से 12 लेक्चर्स में इसकी थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि लगभग आपने सभी वीडियोस बहुत ठीक से वॉच किया। उसके बाद हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स की वीडियोस भी दे चुके हैं, 4 से 5 न्यूमेरिकल्स की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो देखिए ध्यान से बच्चों, आज आपको जो वीडियोस दी जाएंगी वो पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे। पीवाईक्यू मींस यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो नीट और आईआईटी में आ चुके क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम करेंगे, ठीक है ना। उसका रीजन ये है कि अभी 7 मई को नीट का एग्जाम है, फिर आईआईटी एडवांस का एग्जाम है, तो आपको उसमें से आज के लेक्चर में से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा और आप 7 मई नीट के पेपर को जरूर देखिएगा और इस पेपर को संभाल के रखिएगा। जो क्वेश्चंस मैं आज ऊपर डिस्कस करूंगा, तो 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप ध्यान से बच्चों, ठीक है ना। और लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले, जो आज की वीडियोस हैं उसको देखने से पहले आप सबसे पहले सॉल्यूशन को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। इसके 4-5 लेक्चर्स हैं, उनको रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि आज के पेपर में क्वेश्चंस जो हैं सब मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, हम बोर्ड पे लिखते हैं, सबसे एक एक क्वेश्चन को लिखते हैं, एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। आप अपनी नोटबुक में भी नोट करते रहिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द मोलल एलिवेशन constant is the ratio of the elevation in boiling point to, देखिए ए ऑप्शंस दिया है आपको। ए ऑप्शन दिया है मोलरिटी, बी ऑप्शन दिया है आपको मोलेलिटी, और सी ऑप्शन आपको दिया है मोल फ्रैक्शन, और डी ऑप्शन आपको दिया है, डी ऑप्शन सी दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और डी दिया है बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? देखिए ध्यान से बच्चों, अब हमने क्वेश्चन लिख दिया, इसको ध्यान से समझेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस पीवाईक्यू नीट और आईआईटी के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आप ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन को कैसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप को करने में बहुत जल्दी करते हैं और ऑप्शंस को ठीक से नहीं पढ़ते और मोस्टली क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। क्योंकि नीट और आईआईटी में क्वेश्चंस एग्जामिनर बहुत ट्रिकी टाइप बनाता है, वो ऐसे क्वेश्चन देता है, आपको धोखा देने की कोशिश करता है कि बच्चा इसको आंसर लगाए, और वो मोस्टली गलत होता है, ठीक है। तो ध्यान से करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। सिंपल सी बात, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पकड़िए, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बच्चों, कहने को तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में आपको समझा सकता हूं, लेकिन इसमें मैं 2 मिनट लूंगा, ठीक से समझाऊंगा। उसका रीजन ये है कि अगर आप 10 क्वेश्चन मेरे से ठीक से समझ लेते हो, तो कम से कम 50 क्वेश्चन करने की खुद की कैपेसिटी आपकी बन जाएगी। फिर आपको एक मैनर्स भी आएंगे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। इज द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आपने लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। क्लियर? एक तो डिनोटिनेशन आपको आना चाहिए। वो कहता है द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द एलिवेशन, इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिएगा, मैंने कोई एक फार्मूला पढ़ाया था, आपको मालूम हो डेल्टा टीबी इक्वल टू
Kb इंटू मोलेलिटी, Kb इंटू मोलेलिटी पढ़ाया था आपको, याद आ रहा होगा मैं समझता हूं। तो देखिए ध्यान से, उसने कहा है द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कौन है बच्चों? Kb है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट Kb इज द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अपॉन डेल्टा Tb। तो ये किसके इक्वल्स होता है? सिंपल सा पता लग गया आपको, दिस इज मोलेलिटी के इक्वल्स होगा, ये मोलेलिटी के। तो आंसर आपको पता लग गया, मोलेलिटी। वैसे भी आप सिंपली देख सकते हैं, इस फार्मूले में मोलेलिटी दिया हुआ है, मोलेलिटी तो नहीं दिया, मोल फ्रैक्शन तो नहीं दिया ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मोलेलिटी दिया है। तो बस आप इसको याद रखिए, इस फॉर्मूले को, इस पे आप न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और इस पे ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों, ठीक है ना? समझ में आ गया? ध्यान से आप अपनी नोटबुक में इसको जरूर नोट कीजिएगा, एक कलेक्शन बना लीजिएगा चैप्टर डाल के, सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव्स PYQ, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और देखिए ध्यान से बच्चों, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शायद डिसाइड हो गया है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 40% से 50% के बीच ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। और आपने देखा भी होगा, जिन स्टूडेंट्स ने संडे की क्लास ज्वाइन की है, 6 आवर IIT नीट क्लास ज्वाइन की है, उनके सॉल्यूशन चैप्टर में अदर स्टूडेंट के रिलेटिव बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना? देखिए ध्यान से, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आज बच्चों हम एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखेंगे और साथ साथ करते जाएंगे, और आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा विजिबिलिटी भी आपको ठीक ठाक आनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन लिख देते हैं तो विजिबिलिटी कम हो जाती है बच्चों। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन दोबारा फिर रिपीट हो गया, मुझे कुछ ऐसा लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है विच वन ऑफ द इज नॉट द करेक्ट यूनिट ऑफ, इज नॉट द करेक्ट यूनिट ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर? ए ऑप्शन है बच्चों, ए क्या? डिग्री सेल्सियस पर मोलेलिटी, स्मॉल m यानी मोलेलिटी। बी है केल्विन पर मोलेलिटी, और सी है बच्चों केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्लियर? और डी ऑप्शन है हमारे पास केल्विन मोल किलोग्राम इनवर्स। देखिए क्वेश्चन लिख दिया हमने, ध्यान से समझेंगे बच्चों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। उसने कहा विच वन ऑफ द इज नॉट द करेक्ट यूनिट ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी इनमें से मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की वो कौन सी यूनिट है जो करेक्ट नहीं है। इसका मतलब तो क्या हो गया कि 3 यूनिट करेक्ट हैं, 1 यूनिट रॉन्ग है, उस रॉन्ग को निकालना है हमें बच्चों, ठीक है ना? अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू मोलेलिटी, Kb इंटू मोलेलिटी। हमें यूनिट निकालनी है किसकी बच्चों? Kb की। तो डेल्टा Tb अपॉन मोलेलिटी, डेल्टा Tb अपॉन मोलेलिटी। देखिए सबसे पहले हम एक मोलेलिटी की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, उसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। मोलेलिटी का जो फॉर्मूला होता है, देखिए बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें लेते हैं? केजी में। तो देखिए मोल्स क्या होते हैं बच्चों? मास अपॉन मोलर मास। क्लियर? मास अपॉन मोलर मास इनटू सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो मास है बच्चों ये, ठीक है? मास किस में लेंगे? सुनिएगा ध्यान से, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ऊपर हमने मोल लिया बच्चों, ठीक है ना? क्या हो गया ये? ऊपर मोल, और ये नीचे केजी में, किसमें? केजी में। ये हो गया
तो मोल पर केजी होगी मोलेलिटी की यूनिट। अगर यहां से हम इस फार्मूले से देखें, मोलेलिटी की यूनिट क्या होगी बच्चों, मोल पर केजी। तो हम लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स। तो अब हम यहां से निकालते हैं यूनिट। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप किस में ले सकते हैं बच्चों, डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो अपॉन मोलेलिटी। क्लियर, इसका मतलब तो ये आंसर करेक्ट है। फिर हम इसको केल्विन में भी तो ले सकते हैं, केल्विन पर मोलेलिटी, यानी कि ये आंसर भी करेक्ट है। बात क्लियर। फिर हम कैसे ले सकते हैं, डेल्टा टीबी किस में बच्चों, केल्विन में, ठीक है जी। और मोलेलिटी किस में है, मोल पर केजी में। तो ये क्या हो गया, केल्विन, मोल ऊपर जाएगा इनवर्स में, ठीक है जी। और केजी तो ऐसे ही चला जाएगा केजी। तो एक यूनिट ये आ गई, ये भी करेक्ट है। ये रॉन्ग है क्योंकि मोल इनवर्स में जाता है, केजी इनवर्स में नहीं जाता। तो वो कहता है विच वन ऑफ द इज नॉट करेक्ट यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो आंसर है डी, केल्विन मोल किलोग्राम इनवर्स, ये इसकी यूनिट नहीं होती बच्चों, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। एक यूनिट ये करेक्ट है, एक यूनिट ये करेक्ट है, एक यूनिट ये करेक्ट है, बट दिस यूनिट इज रॉन्ग। ये मोलेलिटी का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है बच्चों। क्लियर। तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप चाहते हैं तो अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें, क्योंकि जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, विच इज करेक्ट यूनिट भी हो सकता है। अगर डी की जगह ऑल होता तो फिर आंसर ऑल होता, क्योंकि ए बी सी तीनों की तीनों आंसर्स राइट हैं, तो फिर आंसर डी होता बच्चों। बात क्लियर। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं बच्चों। ध्यान से समझते रहिए, एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल डीपली समझाएंगे बच्चों आपको, ठीक है ना। थोड़ा आज की वीडियो बड़ी होगी, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आज की वीडियो में से आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेगा, एक नीट में जरूर मिलेगा और एक आईआईटी में जरूर मिलेगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की तो गारंटी है बच्चों। जब पेपर आएगा आप देखना और फिर मेरे से पेपर को लेकर डिस्कस करना कि सर कौन सा क्वेश्चन आया है, तब मैं आपको बताऊंगा, या आप खुद ही बता देना सर ये क्वेश्चन आया है। देखिए ध्यान से, द इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, the ebullioscopic constant is the elevation in BPT, is the elevation in BPT produced by देखिए ए ऑप्शन है बच्चों, सुनिए, 1 मोलर सॉल्यूशन। बी ऑप्शन है 1 मोलर सॉल्यूशन। सी ऑप्शन है 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। और डी ऑप्शन है बच्चों 10% सॉल्यूशन। क्लियर। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है अक्सर ये क्वेश्चन, सब नीट के आए हुए क्वेश्चन है बच्चों और आईआईटी के आए हुए हैं। देखिए कहता है द इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, देखिए नया नाम आया है। पहली बात तो ये इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट किसे कहते हैं, देखिए बच्चों इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं किसको, एलिवेशन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि के बी को ही हम क्या कहते हैं, द इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बच्चों। बात क्लियर, के बी को ही बोलते हैं। सुनिए ध्यान से, अब वो कहता है इज द एलिवेशन इन बीपीटी प्रोड्यूस बाई, किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है ये, फार्मूला तो पढ़ा है आपने, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी। देखिए ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कितना काम आ रहा है, इस फॉर्मूले से ही स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हो गए हैं। डेल्टा टीबी अपॉन मोलेलिटी। तो देखिए वो कहता है कि
elevation in boiling point. The ebullioscopic constant is the elevation in boiling point is produced by, देखिए प्रोड्यूस किससे होता है, मोलेलिटी से होता है। मोलेलिटी का मतलब ये तो नॉर्मेलिटी हो गया, ठीक है जी, ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो गया, ये मोलेरिटी हो गया, ये हुआ मोलेलिटी। क्या हुआ बच्चों, मोलेलिटी। क्यों, आप देख भी रहे होंगे कि मोलल को बोलते हैं मोलेलिटी। वन मोलल का मतलब होता है बच्चों कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 kg ऑफ सॉल्यूशन। दोबारा फिर समझिए, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम यानी कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये मोलेलिटी होता है। तो करेक्ट आंसर ये है, मोलेलिटी से प्रोड्यूस होता है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब हम एक मोल सोल्यूट को 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा वो कांस्टेंट रहता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है और वो कांस्टेंट है, उसे ही तो हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट Kb। और वैसे भी आप देख रहे हैं इस लाइन में तो छुपा हुआ है मोलल, तो 1 मोलल। क्लियर, 3-4 पॉइंट बताइए आपको उसमें, तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। सारे पॉइंट नोट किया करें आप लोग, ठीक है ना। देखना जब आप लोग या तो आपका 12th करते करते ही नीट और आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, ईश्वर ना करे अगर 1% नहीं भी हो पाता, तो जब आप तैयारी करेंगे, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोचिंग में चले जाना केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, मैं गारंटी से देता हूं जो बच्चा मेरे पूरे साल के लेक्चर ज्वाइन कर लेगा वो 100% मेरे पास छोड़ के आएगा, चाहे वहां उसने 1-1.5 लाख रुपया जो भी दिया हो कि सर केमिस्ट्री तो मैं आपसे ही पढ़नी है, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इफ मोलेलिटी of the dilute solution, if molality of the dilute solution is doubled, the value of the molar depression constant, kf will be, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, संभावना है इस बार ये कहीं ना कहीं आ जाए। ए ऑप्शन कहता है डबल्ड, कि डबल्ड हो जाएगी, बी कहता है कि हाफ हो जाएगी, और सी कहता है कि ट्रिपल्ड हो जाएगी, और डी कहता है अनचेंज्ड। क्या बच्चों, अनचेंज्ड। क्लियर, देखिए क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझेंगे। वो कहता है इफ मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की हम मोलैलिटी को डबल कर दें तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए एक बात समझिए, एक नाम बताता हूं मैं आपको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का एक नाम और भी है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बच्चों, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। जैसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb को इससे पहले क्वेश्चन में इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा था, इसको हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को, यानी कि ये फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। सुनिए ध्यान से, फॉर्मूला समझिए। हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा, उसी से आता है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा TF से, KF से बच्चों, किससे करते हैं, KF से। अब हमारे पास ये KF है बच्चों, इसका फार्मूला मॉडिफाई कर सकते हैं, डेल्टा TF अपॉन मोलैलिटी,
क्योंकि हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें केएफ को ही तो निकालना है। तो वो कहता है इफ मोलरिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको डबल करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं बच्चों। जब आप ये सोचते हो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं इसको डबल कर देता हूं बच्चों पहले के रिलेटिव, तो आपको ऐसा लगता है केएफ हाफ हो जाएगा, केएफ हाफ हो जाएगा। मैं गारंटी से कहता हूं 99% स्टूडेंट इसको टिक कर देंगे, 99% स्टूडेंट इसको टिक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान से समझिए, ये कांस्टेंट है। अरे यार कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो। अब आप इसके मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन पे जाइए कि जब किसी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, सुनना, जब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट के 1 मोल डिसॉल्व करते हैं तो जो डिप्रेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्या होता है, डिप्रेशन कांस्टेंट रहता है। तो हमें मोलरिटी को चेंज थोड़ी करना है, फिर तो उसकी डेफिनेशन ही बच्चों चेंज हो जाएगी। तो सिर्फ 1 मोल लेते हैं, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, तो जो कांस्टेंट रहता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट चेंज नहीं होता, उसी को तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो आप मोलरिटी को चाहे दुगुना करें, चाहे 3 गुना करें, चाहे आधा करें, केएफ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि अनचेंज। क्या बच्चों, अनचेंज। तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं बच्चों, ठीक है जी। लाजवाब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड में भी कई बार आया आपके यहां, और नीट का तो ये क्वेश्चन जिस टॉपिक पर मैं कराने जा रहा हूं फेवरेट है बच्चों। आज का मेरा सेंटेंस रिकॉर्ड रखना, आप लोग ध्यान रखना, मुझे पूरे चांसेस हैं कि यही क्वेश्चन आए आपके नीट में, यानी कि 7 मई को, या तो यही क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट। अगर किसी कारणवश ये नहीं आता तो जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा उसी पर आएगा। आप देखना नीट का पेपर और आज की ये रिकॉर्डेड वीडियो याद रखना, आप चौंक जाएंगे देखकर बच्चों, ठीक है ना। और जब आ जाए तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को दिखाना, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग electrolyte has the same value of has the same value of one half factor I as that of Al2SO4 का होल थराइस। देखिए ऑप्शंस, देखिए ए ऑप्शन है बच्चों K2SO4, बी ऑप्शन देखिए K3FeCN का होल 6, सी ऑप्शन देखिए आप AlNO3 का होल थराइस, और डी ऑप्शन देखिएगा K4FeCN का होल 6। क्लियर। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा और इसको ध्यान से समझिए कैसे करना है। ऐसा कोई ये आना है बच्चों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो आप लॉक कर लेना। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। वो कहता है which one of the following electrolyte has the same value of one half factor I as that of aluminum sulfate। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका वन हाफ फैक्टर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन है Al2SO4 का होल थराइस जब ये आयोनाइज होगा तो ट्वाइस Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। देखिए कुछ बच्चों से हो सकता है आयोनाइज करना ना आता हो,
जो थोड़ा कमजोर बच्चे होते हैं, थोड़ा ठीक से पढ़ते नहीं है 11वीं क्लास में, इधर उधर गली मोहल्लों में ही कोचिंग लगा लेते हैं या स्कूल के टीचर के लगा लेते हैं कोचिंग, पास होने के लालच में वो सिर्फ उनको उतना ही पढ़ाते हैं जितना एग्जाम में देते हैं, वो उससे थोड़ा 20-30-50% फालतू पढ़ा देते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। यहां पर तो क्या होता है, एक बैच में मान लिया 10 स्कूल के बच्चे बैठे हैं, तो हमें 10 के 10 स्कूल के बच्चों को अच्छे मार्क्स से पास कराना होता है, तो होल पूरा पढ़ा के चलते हैं। कोई टीचर अगर एक चैप्टर 10 पेज में कराता है तो मेरे यहां एक चैप्टर 70 से 80 पेज या 60 पेज में खत्म होता है, यानी कि लगभग 6 गुना। और वही स्टूडेंट मेरे यहां पढ़ता है जिसमें दम होता है पढ़ने का, जो मेहनत कर सकता है। अदरवाइज तो वीक स्टूडेंट जिसको सक्सेस नहीं होना, वो 2-4 दिन बाद मेरे यहां से निकल लेता है। देखिए ध्यान से, हमने देखा तो सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर आई हमने इसका निकाल लिया, बात क्लियर। तो वांट ऑफ फैक्टर इसका बच्चों आया आई, 2 तो Al के और 3 SO4 के, यानी कि 2 कैटायन और 3 एनायन, यानी कि I = 5 आ गया। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस यानी कि कैटायंस और एनायंस आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज वांट ऑफ फैक्टर। एक सिंपल डेफिनेशन है, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू के रिलेटिव्स वो अलग होती है। इनका भी हम वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, कैसे, ट्वाइस K प्लस SO4 माइनस माइनस, इसका वांट ऑफ फैक्टर 2 1 3 आ गया। इसका भी निकालते हैं बच्चों वांट ऑफ फैक्टर, 3K प्लस Fe Cn का होल 6 के ऊपर 3 माइनस, तो 3 और 1 4, वांट ऑफ फैक्टर 4 आ गया। इसको भी निकालते हैं बच्चों, Al के ऊपर 3 पॉजिटिव प्लस 3 NO3 माइनस, तो 3 तो एनायन और 1 कैटायन, I आ गया 4। इसको भी निकालते हैं बच्चों, 4K प्लस Fe Cn का होल 6 4 माइनस, तो 4 और 1 I = 5। तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से किसका इलेक्ट्रोलाइट का वांट ऑफ फैक्टर सेम होगा एज दिस, जो इसका होता है, इसका 5 तो इसका भी 5, आंसर इज करेक्ट। क्लियर। तो लाजवाब क्वेश्चन था, देखिएगा आप, पेपर आउट कर दिया आपको, नीट में मिलेगा, अभी 7 मई को एग्जाम होने वाला है, देख लेना। ठीक है जी, बड़े बड़े टीचर फेल हो जाएंगे। ठीक है जी, आपके छोटे से एरिया के कोचिंग में से देखिए, नीट जैसे एग्जाम में, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में बताया हुआ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मुझे तो सेम टू सेम आ जाएगा, अदरवाइज इस कॉन्सेप्ट पे तो आना ही आना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर है 6, देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कहता बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following solution will have the solution will have the highest boiling point, will have the highest boiling point, will have the highest boiling point at 1 atmosphere, at 1 atmosphere, 1 एटमोस्फेयर पर किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ए पॉइंट है मेरे पास 0.1 m FeCl3, बी है मेरे पास 0.1 m BaCl2, सी है 0.1 m NaCl, और डी ऑप्शन है 0.1 m यूरिया। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बच्चों, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर, यानी कौन सा सॉल्यूशन 1 एटमॉस्फेयर पर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखता है। देखिए मैंने आपको कहा था कि जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया हाईएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको एक बात कही थी
कि जिसका आई ज्यादा उसका सब कुछ ज्यादा। सब कुछ का मतलब चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी कौन कौन सी, जरा एक बार रिकॉल कर लें। एक थी क्या बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरी थी डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, चौथी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसी पर क्वेश्चन है ये, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए ध्यान से, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर। मैंने कहा जिसका आई ज्यादा उसका सब कुछ ज्यादा, यानी कि Kb इंटू मोलेलिटी, और हम इसमें आई की मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम पढ़ रहे हैं। आपको यह भी कहा था कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। पार्टिकल्स में बच्चों आयंस भी आ जाते हैं और मोल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए किसका आई निकाल के देखते हैं। आई इसका Fe3 प्लस 3Cl माइनस, इसको देखेगा Ba प्लस प्लस 2Cl माइनस, इसको देखेगा Na प्लस Cl माइनस। दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इस पर तो 1/2 हेक्टर एप्लीकेबल नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो तीन में से देखते हैं किसका आई ज्यादा है। आपको मालूम है 3 और 1, I इक्वल टू 4, I इक्वल टू 3, I इक्वल टू 2, क्लियर। तो I4 किसका, ये तो इसी का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखिए कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं कि क्वेश्चन जानते हैं और बहुत तेजी के साथ इसको करते हैं, तो हो गया हमारा, और आगे भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें, एक एक चीज को समझिए, मेरी दिमाग में बैठाइए। अगर कोई वीडियो ये 1 घंटे की वीडियो है तो पूरा इसको 1 आवर ही वॉच करिएगा, तो तभी तो आप होशियार बनेंगे। आई बात समझ में। और ज्यादा दिमाग मत चलाइए कि सर टाइम पीरियड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने फायदे की देखिए, मेरे फायदे नुकसान की मत सोचिएगा। मेरा तो फायदा ही फायदा है हर चीज में। आप ना देखें तो भी फायदा, पूरी देखें तो भी फायदा। पूछो कैसे, ना देखोगे तो फेल हो जाओगे, अगले साल फिर पढ़ोगे, और देखोगे तो पास हो जाओगे, मेरा नाम हो जाएगा। तो यानी कि मेरा तो दोनों तरफ फायदा है, लेकिन आपका एक ही तरफ फायदा है, इसको पूरा देखना बच्चों, ठीक है ना। तो समझते होंगे आप लोग, तो समझ जाया करें। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों, 6 और रह गए हैं। अभी जल्दी बस 5 से 7 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन एक एक क्वेश्चंस पे मैं फोकस कर रहा हूं ठीक से आपको। देखिए बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए अब ट्रिकी टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग aqueous solution which of the following aqueous solution has the highest boiling point, अरे पहला ही वाला क्वेश्चन आ गया, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देखिए ए ऑप्शन 0.1 m पोटेशियम नाइट्रेट, बी पॉइंट 0.1 m Na3PO4, सी ऑप्शन 0.1 m BaCl2, डी ऑप्शन 0.1 m पोटेशियम सल्फेट। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
यानी कि डेल्टा टीबी सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका होगा। सिंपल। कैसे, इसका भी आई निकालना पड़ेगा। इसको देखिए आप, ये कैसे आयोनाइज होता है बच्चों, K प्लस NO3 माइनस में, ये कैसे आयोनाइज होगा, सुनिए ध्यान से। ये आयोनाइज होगा बच्चों 3Na प्लस PO4 माइनस में, और ये Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस, और ये 2K प्लस SO4 माइनस। इसके लिए बच्चों I कितना, देखिए I इक्वल टू 2, इसके लिए 314, I इक्वल टू 4, इसके लिए I इक्वल टू 3, 2 1 3, और इसके लिए I इक्वल टू 2 और 1 3। बच्चे चाहे तो 6 कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बच्चों I इक्वल टू 3। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा 0.1 m Na3PO4 का। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया आपको। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि सारे क्वेश्चन समझ में आपको आ रहे हैं, बस 5 क्वेश्चन और रह गए। तो देखो ध्यान से, आप लोगों में कमी है, वीडियो तो बड़े ध्यान से देख रहे हैं, क्वेश्चन भी समझ रहे हैं, पर लालची बहुत हो। कम से कम एक लाइक तो मार दिया करो, ना लाइक हो एक आध बढ़िया सा कमेंट तो कर दिया करो, क्योंकि कभी कभी लाइक करने से, कमेंट करने से, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपकी होनेस्टी का पता लगता है, आपकी ईमानदारी का पता लगता है, और इस होनेस्टी ईमानदारी से अक्सर सिलेक्शन हो जाया करते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, ज्यादा कलहवर बनने की कोशिश ना करें, ध्यान से समझिए बेटा। ठीक है, सुनिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच हैज द लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। लाजवाब क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विच हैज द लीस्ट, विच हैज द लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम है बच्चों। ठीक है ना, तो हम लोग ए ऑप्शन लेते हैं। ए है 1% सुक्रोज, बी ऑप्शन है 1% NaCl, सी ऑप्शन है आपका 1% CaCl2, डी ऑप्शन है 1% ग्लूकोज। देखिए ध्यान से बच्चों, वो कहता है विच हैज द लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। लिस्ट का मतलब सबसे कम, सबसे कम का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं हम, डेल्टा टीएफ से। और डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू केएफ इंटू मोलेलिटी, मोलेलिटी, यानी कि ये भी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। पार्टिकल्स में मोल भी आ गए, आयंस भी आ गए। तो देखिए जिसका आई ज्यादा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा, और जिसका आई कम उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कम। वो कहता है लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट उसका होगा जिसका आई कम होगा। आई बात समझ में, इस पे तो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इनको देखो, इसका आई कितना है 3, 2 और 1 3, डिवाइड करके दिखा देता हूं। Ca प्लस 2Cl माइनस आई इक्वल टू 3, इसका आई देखिए Na प्लस Cl माइनस आई इक्वल टू 2, आई 2 आ गया। तो लिस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका हुआ, ये, यानी कि जिसका आई ज्यादा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा, जिसका आई कम उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। और इसके 2 हैं, इसकी ज्यादा है 3 है, तो 3 में तो लिस्ट कम होगा, इसमें सबसे कम होगा और भी कम होगा। चलिए ध्यान से, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट में इन्हीं में से क्वेश्चन मिक्स होकर आएंगे आपके।
देखिए ध्यान से समझो, केवल 4 ही तो क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है बच्चों, पता लगे आपने 8 क्वेश्चन तो ठीक से समझ लिए और आगे के 4 क्वेश्चन समझे नहीं, वीडियो छोड़ के भाग गए और एग्जाम में इनमें से ही आ गया, आपका वर्क डन 0। दोबारा फिर आपको पूरी की पूरी वीडियो स्टडी करनी पड़ेगी और कभी कभी फिर एक एक क्वेश्चन से ही तो सिलेक्शन रुकता है। देखिए ध्यान से बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग will have the highest freezing point at 1 atmosphere? highest freezing point at 1 atmosphere। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 90% बच्चे गलत करते हैं बच्चों, बल्कि 99% करते हैं। या आप भी सोच के देख लो, गलत कर दोगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 0.1 m शुगर सॉल्यूशन, C 0.1 m BaCl2 सॉल्यूशन, D 0.1 m FeCl3 सॉल्यूशन। देखिए सुनिए ध्यान से बच्चों, इस क्वेश्चन के गलत होने के पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अरे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा यार, बड़ा अजीब सी बात है। फ्रीजिंग पॉइंट तो लोवेस्ट होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाया गया आपको क्या पढ़ाया गया बच्चों, डेल्टा TF पढ़ाया गया आपको। डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब लोवेस्ट यानी कि डिक्रीजमेंट, और यहां बात कर रहा हाईएस्ट की। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को उल्टा सोचते हैं। कैसे, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट। ये भी इलेक्ट्रोलाइट और ये भी इलेक्ट्रोलाइट। माना कि इसका I 2 आएगा, आपको मालूम है, इसका I 3 आएगा और इसका I 4 आएगा। 2 3 4, इसको भी छोड़ के रखिएगा, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बच्चों, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब सुनिए, उसने कहा हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिएगा, अगर इसमें देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाईएस्ट 2, ये 3, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ज्यादा किसका है, इसका। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका, इसका। इसका कम है, इसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और कम है। तो जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और कम है तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसका। लेकिन ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो डिसॉल्व ही नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इसका होगा। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इसका होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि ये तो डिसॉल्व ही नहीं होगा, आयोनाइज ही नहीं होगा। और वैसे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आप ना कर पाए तो सोच लें, तीनों के तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, यही डिफरेंट कैटेगरी का है, ये एक रैंडम तरीका है, आंसर यही ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या, ये सारे के सारे हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, लेकिन आ गया एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो एलिवेशन का मतलब हाई, इनका सबका लो, इसके रिलेटिव। अगर तीनों में देखो तो सबसे लो इसका, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा। लेकिन इसको देखो, इसका तो सबसे हाईएस्ट, क्योंकि ये तो आयोनाइज ही नहीं होता। बात खत्म, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बच्चों, 2-3 क्वेश्चन रह गए बस आपके, इनको और समझ लीजिएगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो कल देंगे। एक 15 क्वेश्चंस और की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चों, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस। बच्चों आज के पेपर में से क्वेश्चन जरूर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। फिर वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऑप्शन बदल गए। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ए है क्या,
0.1 m KNO3 और B है 0.1 m Na3PO4 और C है बच्चों 0.1 m BaCl2 और D है 0.1 m K2SO4। अब सारे के सारे एक ही बिरादरी के हैं, सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो इसमें कैसे करें देखते हैं। उसमें एक अदर कास्ट का था, बिल्कुल उस वही आंसर था बस। K प्लस NO3 माइनस ये 3 Na प्लस PO4 3 माइनस, इसको देखिए Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस, इसको नोट करें 2K प्लस SO4 माइनस माइनस, I इक्वल टू 2, I इक्वल टू 4, I इक्वल टू 3, I इक्वल टू 3। क्लियर? देखिए भैया I इक्वल टू 3, I इक्वल टू 3, बाकी तो 3 बराबर ही आ गए, ये 2 और 2, यानी कि आंसर तो इनमें से सेट बैठेगा, ये तो पक्की बात है। अब कौन सा सेट बैठेगा देखते हैं, सुनिए ध्यान से। 50% क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गया, 2 सेम है तो 2 तो आंसर नहीं हो सकते क्योंकि मोर देन 1 का ऑप्शन नहीं है। आईआईटी में हो सकता है लेकिन सावधान रहे क्योंकि आईआईटी के एडवांस में मोर देन 1 आंसर भी होते हैं। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अरे हाईएस्ट नहीं, आप एक काम करो पहले लोएस्ट निकालो। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन डेल्टा टी एफ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो डेल्टा आई किसका ज्यादा, इन दोनों के रिलेटिव में आई इसका ज्यादा, आई इसका ज्यादा तो डिप्रेशन इसका ज्यादा, डिप्रेशन इसका ज्यादा तो हाईएस्ट कम, उल्टा होगा। लेकिन इसके रिलेटिव डिप्रेशन इसमें कम, जब इसमें डिप्रेशन कम है तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट है, उल्टा होता है। आंसर मिल गया। क्लियर? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतार लिया करो भैया नोटबुक में, ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे और वीडियो को पूरी देखा करो भाई। नालायक को जरा 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर देखो मजा आ जाएगा। ऑनलाइन का ऑप्शन खुल जाएगा, फिर आपको रात को 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक जिस टाइम तक तुम कहोगे ऑनलाइन क्लास, ठीक है जी। डायरेक्ट लाइव क्लास पढ़ते रहो अपने लैपटॉप में या मोबाइल में और मेरे से क्वेश्चन भी डिस्कस करते रहो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वो कहता है वांट हाफ फैक्टर, अरे वाह लाजवाब क्वेश्चन। वांट हाफ फैक्टर आई ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड ग्लूकोज इन वाटर आर रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाते आप लोग, ठीक है जी। वैसे हम निगेटिव अप्रोच से भी निकाल सकते हैं, मैं आपको इसमें निगेटिव अप्रोच भी लगानी सिखा दूंगा बच्चों, ठीक है जी। 1 मिनट में निकाल देंगे, कभी कभी कोई क्वेश्चन ना आए तो नेगेटिव अप्रोच से भी निकाल लिया करते हैं, ठीक है जी। ध्यान रखते हैं या क्रॉस चेक कर लिया करते हैं 23035 234 231। चलिए ध्यान से करते हैं। वो कहता है वांट ऑफ फैक्टर क्या है इनका बता देते हैं, चलो यही सोल्व कर देते हैं। चलो यहां करते हैं NaCl का बच्चों Na प्लस Cl माइनस I इक्वल टू 2, BaCl2 का, ठीक है क्या, Ba प्लस 2Cl माइनस I इक्वल टू 3। ग्लूकोज यू नो वेरी वेल, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आयोनाइज होता ही नहीं। तो हमने कहा था इस पर आई एप्लीकेबल नहीं होता, तो कहीं कहीं क्रॉस लिखा होता है, कहीं कहीं 0 लिखा होता है, I 0 लिखा होता है। न्यूमेरिकल्स में हम 0 वैसे यूज करते नहीं है। तो देखिएगा आंसर 230 आ गया आंसर। अगर आपसे ये नहीं आता बाई चांस
तो ग्लूकोज तीसरे नंबर पर है और इसका 0 है, तो 0 लास्ट में 1 का ही है, तो आप नेगेटिवली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां 0 जाता तो फिर पंगा फंस जाता। तो एक्यूरेट अप्रोच आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी चलता है। ठीक है बच्चों, कभी कभी चलता है। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन रह गया। ठीक है जी, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे भाई। एक एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है बच्चों। कुछ दिनों बाद आपके लिए एक पीपीटी हम मंगवाई देंगे, लाजवाब क्वेश्चन, टेस्ट में दूंगा बच्चों। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। वो कहता है, न्यूमेरिकल है बच्चों, 3 ग्राम ऑफ यूरिया, 3 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 45 gram of water, in 45 gram of water. The relative lowering of vapor pressure is, the relative lowering of vapor pressure is, देखिएगा ए ऑप्शन है 0.05, बी ऑप्शन है 0.04, सी ऑप्शन है 0.02 और डी ऑप्शन है 0.01। देखिए ध्यान से, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया, मैंने भी बच्चों आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं करा। ठीक है जी, देखते हैं करके क्या है। वो कहता है 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। देखिएगा 3 ग्राम ऑफ यूरिया, देखिए ध्यान से, 3 ग्राम यूरिया है बच्चों, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। किसने डिस्कवर किया था यूरिया, बता देते हैं, वोलर ने, WHOLLER, वोलर ने। दिस इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिक सी चीज है, याद रखा करो, हम बीच बीच में ऐसी चीज बता दिया करते हैं। ठीक है जी, नोट कर लिया करते हैं ऐसी चीज। इसमें 45 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया। वो कहता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सुनिए ध्यान से, मैंने राउंड फ्लो पढ़ाया था आपको कि पी नॉट माइनस में मार्कर तो फेल हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, देख लो, एडजस्ट कर लो। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब हम ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं, डाइल्यूट के लिए पढ़ते हैं बच्चों। तो जब डाइल्यूट के लिए पढ़ते हैं तो उसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट नेग्लिजिबल होते हैं सॉल्वेंट के रिलेटिव, तो स्मॉल एन को छोड़ देते हैं, तो फाइनल फार्मूला ये बनता है बच्चों। ठीक है ना, क्लियर। ये मोल्स ऑफ सोल्यूट और ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखिए रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये पूरा है बच्चों, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये पूरा पूरा फैक्टर है। हमने आपको पी नोट निकलवाया, कभी पीएस निकलवाया, कभी स्मॉल एन निकलवाया, कभी कैपिटल एन, लेकिन आज इसने पूरा ही पूछ लिया, कोई बात नहीं। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। सोल्यूट तो ये है बच्चों, मास कितना 3, मोलर मास कितना इसका 60, ये आ गए। इसका अपॉन इसके मोल सॉल्वेंट के मास कितना 45, मोलर मास कितना इसका 18। क्लियर। तो ये देखिए ये ऊपर गया 3 इंटू 18 अपॉन 60 इंटू 45। क्लियर। 3 से कितनी बार गया बच्चों, 20 बार गया। काट लेते हैं, चलो 2 से काट लेते हैं। ठीक है जी, 2 निम 18, 2 से 10 बार, 9 पंजे 45, 5 से 10 मल्टीप्लाई किया 50, 1 अपॉन 50, तो 50 दूनी 100, 0.02। क्लियर है आंसर, ये आंसर। ऐसा हो सकता है सोनू सैनी पढ़ाई और आंसर ना आए, तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों आज का लेक्चर। यहीं हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कल हम एक नेक्स्ट वीडियो देंगे। और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस बार उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड में 25% स्टूडेंट फेल हो गया है, और हमारे अपने एरिया में तो हर कॉलेजेस में लगभग 50% बच्चा फेल है, 40 से 50 के बीच में फेल है। क्यों फेल है, इसमें किन की मिस्टेक्स है, उस पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो 1 या 2 दिन के अंदर रिलीज करने वाले हैं।
ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, उसको आप जरूर देखिएगा। और कोई वीडियो आप शेयर करें या ना करें, उसको जरूर करिएगा अपने क्षेत्र में। तो जो बच्चे फेल हो गए हैं उनका साल बच जाएगा, और जो कुछ गलतियां कर रहे हैं, इस साल फेल होने की संभावना बन सकती है, वो बच जाएंगे। ठीक है, वरना तो इस बार सरकार 75 से भी नीचे लाएगी रिजल्ट को, हो सकता है 65-70 तक ले आए। तो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।